हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज हम लोग बच्चों ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये चार जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो क्या होती है एक्चुअल में। तो बच्चों मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ, लास्ट क्लास में हम लोग ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़े थे। पहला मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सेवंथ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो दोस्तों जो सबसे पहले जो 3 होते हैं, मास, लेंथ, टाइम, वो तो बहुत फंडामेंटल्स हैं। उसका आप लोगों का डेली लाइफ में ताल्लुक होता है। आप लोग सब्जी खरीदने जाते हो, मास का मेजरमेंट होता है। कपड़े सिलवाने जाते हो, लेंथ का मेजरमेंट होता है। और टाइम का तो हम लोग ऑल द टाइम मेजर कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो 4 नए फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये क्या होती हैं, आज हम लोग ये सीखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या बताता है बच्चों? टेम्परेचर ये बताता है दोस्तों कि कोई बॉडी कितनी गर्म है या कोई बॉडी कितनी ठंडी है। ये क्या मेजर करता है? इट मेजर्स, है ना, क्या मेजर करता है ये? इट मेजर्स द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। कोई बॉडी कितनी गर्म है या कोई बॉडी कितनी ठंडी है। तो हम लोग बोलते हैं ना बच्चों, मान लीजिए आपको बुखार आ गया, हम लोग बोलते हैं ना कि यार इसका बॉडी कितना गर्म हो गया, ताप कितना बढ़िया है। क्या मेजर कर रहे होते हैं हम लोग उस समय? टेम्परेचर। टेम्परेचर एक डिग्री है जो ये बताती है कि कोई बॉडी कितनी गर्म है या कोई बॉडी कितनी ठंडी है। अब बच्चों टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग स्केल्स यूज होते हैं। कहीं पर डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, है ना, कहीं पर केल्विन यूज होता है और कहीं पर बच्चों फ़ारेनहाइट यूज होता है। लेकिन इन तीनों में बच्चों जो हमारी स्टैंडर्ड है, जो एसआई यूनिट है, वो है केल्विन। वो क्या है? केल्विन। और इन तीनों में हमारे रिलेशंस होते हैं। बहुत बार आपके क्वेश्चंस में अभी आप लोग देखोगे वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दिया होगा, तो आपको क्या करना है? केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है। और उसके लिए जो सिंपल रिलेशन होता है वो होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं मेल्ट लाइक फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करता हूं, है ना, नॉर्मल प्रेशर पर, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में हो जाएगा वो 273 केल्विन। या मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करता हूं, तो यहां पे मैं 100 रख दूंगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कब पानी उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और जैसे आप 100 रखोगे कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। उसी तरह आप लोगों का फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में भी रिलेशन होता है। तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो पहले आप लोग यहां पर ये वैल्यू रख दीजिए डिग्री सेल्सियस की। फिर आप लोग डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी बदल सकते हो और फ़ारेनहाइट को भी डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास क्या बोलते हैं क्वेश्चन में केल्विन में दिया है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आज से आपको याद रखना है कि जब भी आपको कोई भी टेम्परेचर किसी क्वेश्चन में यूज होता है, आपको हमेशा किस में मेजर करना है? केल्विन में। और अगर केल्विन में नहीं है तो आप क्या करोगे? उसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है। फ़ारेनहाइट में दिया है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहां रखोगे, डिग्री सेल्सियस में निकालोगे सबसे पहले, और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू इसमें डाल दोगे तो आपको केल्विन में रिलेशन मिल जाएगा। तो ये 2 रिलेशन आपको याद रखने हैं। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट मैं फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं डस्टर ले लेता हूं मेरा। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है बच्चों, वो है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? ठीक है, आप सभी लोग ने कभी ना कभी लाइफ में शॉक लगा होगा, झटके लगे होंगे, ठीक है। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक से कुछ छेड़छाड़ कर रहे होंगे और आपको एकदम से शॉक लगता है ना, आप हिल जाते हो, है ना, कांपने लगती है आपकी बॉडी। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट बच्चों? तो मैं आपको बताना चाहता है कि ये दुनिया में जितना भी मैटर है, जितना भी सब्सटेंस, कुछ भी आपको दिख रहा है जिसका मास और वॉल्यूम, जो भी मैटर है आपके पास, ठीक है, वो सबके सब एटम से मिलकर बनते हैं। ये बात तो हम लोग जानते हैं। वो एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनका नाम होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब देखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, आप लोग ने याद होगा कंसेप्ट ये था कि जो एटम होता है कुछ इस तरह उसका स्ट्रक्चर होता है, एक बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिसाइड करते हैं और आसपास सेल्स, या आप लोग ये बोल सकते हो किसी किसी ऑर्बिट्स में, एनर्जी लेवल्स के ऑर्बिट पे कुछ इलेक्ट्रॉन
घूम रहे होते हैं, मतलब क्लासिकल मॉडल है ये एटम का, ठीक है ना। हम क्वांटम मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिंपल बेसिक बात कर रहे हैं कि क्लासिकल मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होता है आसपास न्यूक्लियस के अंदर। तो ये बच्चों जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, तो न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है बच्चों इनके साथ एक नई प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग चार्ज कहते हैं। वो मास की तरह ही होती है, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है इनकी, ठीक है। तो बच्चों आप लोग ये समझिए कि इन एटम्स के पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनके पास मास तो है ही, उसके पास एक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज, जिसके कारण कुछ फोर्स लगते हैं जो कि हम लोग बाद में 12th में फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट उन्हीं चार्ज का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज होता है ये पर यूनिट टाइम। अभी आप लोग बोलोगे बच्चों ये जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है पर यूनिट टाइम, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को Q से और T से को टाइम से, ठीक है, टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो अगर आप लोग ये देखेंगे तो कितना चार्ज किसी वायर से या किसी बॉडी से फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड, है ना, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, दिस इज Q इज चार्ज हियर, T इज टाइम, उसी को हम लोग करंट बोलते हैं, उसी को हम लोग करंट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है करंट की, चार्ज की यूनिट हो गई कूलम, है ना, टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी करंट की कूलम पर सेकेंड, दैट इज एम्पियर। इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम पर सेकेंड, दैट इज एम्पियर। इसी को हम लोग साइंटिस्ट के नाम पे एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एम्पियर, और कैपिटल ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कूलम पर सेकेंड होता है और इसी को हम लोग एम्पियर बोलते हैं, कैपिटल ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक आपको कोई डाउट हो तो कमेंट डाउन सेक्शन में लिखिए। इंपॉर्टेंट थिंग हियर, आप लोग के दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर करंट तो यार फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, लेकिन करंट चार्ज पर डिपेंड कर रही है ना, तो इस लॉजिक से तो यार ये करंट को डिराइव्ड क्वांटिटी लेना चाहिए, है ना। हम लोग ने इसको फंडामेंटल क्वांटिटी माना है, डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं माना है, लेकिन ये चार्ज पर डिपेंड कर रही है। तो आप लोग के दिमाग में आएगा सर ये तो चार्ज पर डिपेंड कर रही है, तो ये तो हमारा लॉजिक फेल हो गया कि यार करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है। आपके हिसाब से चार्ज फंडामेंटल होनी चाहिए, है ना, जो हम सोच रहे हैं, क्योंकि करंट चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों हम लोग ने करंट को इसलिए फंडामेंटल लिया है, आप लोग समझिए, करंट को आप लोग किसी भी बॉडी के कितना करंट किसी बॉडी में फ्लो हो रहा है उसको आप लोग एमीटर से मेजर कर सकते हो, या किसी वायर से, एमीटर एक डिवाइस होता है ना करंट मेजर करने के लिए, उससे आप लोग मेजर कर सकते हो, या किसी वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर कर सकते हो। लेकिन किसी बॉडी पर कितना चार्ज है उसको मेजर करना इजी नहीं है, मेजर नहीं कर सकते आप लोग इजीली, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई चीज को आप मेजर ही नहीं कर पा रहे हो तो हम उसको फंडामेंटल कैसे मान सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने करंट को फंडामेंटल मोर बेसिक क्वांटिटी माना है, ठीक है, क्योंकि ये इजीली मेजरेबल है। क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट आपके मैं बात बताना चाहता हूं कि अभी हम लोग नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्कस करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये मैं यहां से क्लीन कर देता हूं, ओके। चलिए ये देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी हटा देते हैं ना, तो आप लोग नोट डाउन कर ही लिया होगा। नोट डाउन नहीं करा तो बच्चों वीडियो पॉज करिए और दोनों पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो तीसरा है बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बहुत ही अच्छा है कंसेप्ट है, अच्छे से समझना है ना, बहुत फुल फोकस के साथ। देखिए आप लोग मैंगो खरीदने जाते हैं, है ना, मैंगो खरीदेंगे, ठीक है, आप लोग क्या बोलते हो, भैया मैंगो दे दीजिए। तो आप लोग दो तरीके से मैंगो खरीदते हो, है ना। एक होता है बच्चों मास के टर्म्स में, बोलते हो भैया 1 किलोग्राम मैंगो दे दो, 1 केजी, और 5 केजी ज्यादा खाना है तो, है ना, गर्मियों की छुट्टियां आती हैं, आप 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो ऐसे मैंगो खा लेते हो, ठीक है। और दूसरा होता है बच्चों आप लोग कैसे खरीदते हो, डजन्स में, है ना, डजन्स में खरीदने जाते हो। अरे बोलते हो ना यार एक डजन में होते हैं 12 मैंगोस, नंबर्स के टर्म्स में, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात बोलूं, डजन नंबर्स की यूनिट है ना, नंबर्स, ये मास में खरीद सकते हो, 1 किलो दे दो, और एक होता है आप लोग बोलते हो 1 डजन दे दो, 12 दे दो, 24 दे दो, 2 डजन दे दो, है ना, मैंगोस, है ना। तो आप लोग ऐसे खरीदने जाते हो। जो सेम वे, सिमिलर वे में इस दुनिया में जितना भी मैटर है, जो भी मैटर है ना, आम की तरह किसी भी मैटर को जिसका मास और वॉल्यूम होता है, किसी भी मैटर को
उसको हम लोग दो टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो मेजरमेंट का तरीका है वो हम लोगों ने देखा, किसी भी मैटर को मेजरमेंट करने का दो तरीका है, ठीक है। एक तो है उसका मास के टर्म्स में, जिसकी एसआई यूनिट, जिसको हमने सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी माना है, उसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, ठीक है। दूसरा, इसका जो ये मैटर है, इसको दूसरे तरीके में आप लोग मेजर कर सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में। किसके टर्म्स में बच्चों? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में, ठीक है। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल से बना है ये मैटर, है ना। तो बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोगों ने डिफाइन करा है, ऐसा यूनिट्स उसको हम लोग बोलते हैं मोल्स। इसकी यूनिट होती है मोल्स। आप लोग बोलोगे क्या होता है, तो 1 मोल जो होता है बच्चों वो होता है 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। आप लोग इस बात को समझिए, जैसे कि होता है ना, मैंगो खरीदने जा रहे हैं किलोग्राम में और डजन्स में, नंबर्स में, उसी तरह किसी भी मैटर को कितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो, कुछ भी हो, है ना, उसको दो तरीके से मेजर किया जा सकता है। एक मास के टर्म्स में, जिसके हमने एसआई यूनिट डिफाइन कर रखी है किलोग्राम, लेकिन बहुत बार हमको उसको नंबर्स के टर्म में मेजर करना है कि कितने कार्बन एटम से बना है या वो कुछ भी, है ना, कितने वो पार्टिकल से बना है, जो भी उसका फंडामेंटल पार्टिकल है वहां पर, तो कितने उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसके लिए हम लोग मोल्स यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। और 1 मोल एक हम लोगों ने फिक्स नंबर डिफाइन करा है, जो कि होता है 6.022 10 पावर 23 पार्टिकल्स। तो एग्जांपल के तौर पर अगर मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करता हूं, 1 मोल ऑफ O2 की बात करता हूं, तो इसका मतलब ये है बच्चों, इसमें 6.022 10 पावर 23 ऑक्सीजन एटम है, O2 सॉरी नॉट एटम, O2 मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर है ये बात? मान लीजिए मैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम की बात करता हूं, C एटम कार्बन एटम की बात करता हूं, तो इसका मतलब यह है कि इसमें 6.022 into 10 power 23 कार्बन एटम है, ठीक है। तो आप लोग अब देखो, कार्बन का एटम को हमको लेकर आना है, ठीक है, हम बहुत सारे कार्बन एटम्स लेकर आने, दो तरीके से आप लोग ला सकते हो, किलोग्राम्स में लिया है ना, ऐसा यूनिट से, जो कि हम लोग इन जनरल एटम्स के लिए यूज नहीं कर सकते। और दूसरा, आप लोग कार्बन एटम्स की संख्या में उसको मेजर कर सकते हो, कितने एटम्स है उसके अंदर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो उसके लिए मोल्स डिफाइंड है। तो एक मोल 6.023 पार्टिकल्स होता है। और आप लोग बच्चों केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, क्या होता है, मोल्स का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, वो होता है गिवन मास। किसी में कितना भी आपका जो भी मॉलिक्यूल का निकालना है, जिसका भी निकालना है, उसका मास कितना गिवन है, अपॉन में उसका मोलार मास, ठीक है। क्लियर है बच्चों? और इस नंबर को हम लोग, इस कांस्टेंट, ये जो नंबर, इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इस कांस्टेंट को हम लोग? ये जो कांस्टेंट जो दिख रहा है ना आपको, मैं लिख देता हूं रेड पेन से, ये जो आपको कांस्टेंट दिख रहा है नंबर का, इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। क्लियर? आपको ये बात याद रखनी है। ऑल्सो नोन एज, दिस नंबर इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो आप लोग एक बात समझिए, अगर आपसे कोई पूछता है, एक और फॉर्मूला होता है कि नंबर मोल, आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है, मान लीजिए कुछ भी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है ना, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो मोल्स निकालने का एक और तरीका है। मान लो आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा है, तो उसमें कितने मोल से निकालना है आपको, है ना, तो जस्ट कुछ नहीं करो, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो बच्चों, तो आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का। क्लियर? ये दोनों फॉर्मूले आप लोग केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में 11th के, ठीक है, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में, है ना, आप लोग इसको डिस्कस करोगे डिटेल में, मोल्स कंसेप्ट को, ठीक है, वहां पर आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। मैं बस आपको फिजिक्स में बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, अगर आपको नहीं मालूम तो, ठीक है। तो लास्ट उस पर चलते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। क्या है लास्ट? हमारा जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। अभी हम लोग इसको समझेंगे, उससे पहले आप लोग इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत क्रिस्टल हो जाएंगे आपके, क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, जो लास्ट है बच्चों, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं, ल्यूमिनियस वर्ड का मतलब क्या होता है। ल्यूमिनियस मतलब होता है जो शाइन करता है, जिसके पास कुछ लाइट हो, ब्राइटनेस हो। लाइक आपका सन ल्यूमिनियस है, ल्यूमिनियस सोर्स है। मून आपका ल्यूमिनियस है, रात को शाइन करता है। स्टार ल्यूमिनियस होते हैं। आपके घर की लाइट जो आपको रोशनी दे रही है, आर्टिफिशियल लाइट्स हैं जो आपके रूम में, वो ल्यूमिनियस होती है। जो शाइन करता है, जो चमकता हो बच्चों, जिसके पास लाइट हो, ऊर्जा हो, ठीक है, वो ल्यूमिनियस कहलाते हैं। तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का मतलब क्या है, ठीक है, ये क्या बताता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है, ये क्या बताता है कि कितना
कोई भी लाइट सोर्स, लिख देता हूं मैं डेफिनेशन, है ना, फिर समझते हैं इसको, पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। लाइट सोर्स, ओके, लाइट सोर्स नो, ऐसे लिखिए डेफिनेशन को, पावर इमिटेड, कितना पावर इमिट हो रहा है बाय लाइट सोर्स, लाइट सोर्स, ओके, बाय लाइट सोर्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन के अंदर, पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर यूनिट सॉलिड एंगल। इसका आपको मतलब समझाता है। तो देखिए बच्चों, कोई लाइट सोर्स है ना, या कोई भी सोर्स कितना लाइट, कितने पावर का लाइट इमिट कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पर यूनिट सॉलिड एंगल, दैट इज नॉन एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अरे हर एक लाइट की कुछ पावर होती है ना, तो कितना उस लाइट से पावर निकल रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग बात करेंगे, वो भी पर यूनिट सॉलिड एंगल, ठीक है, उसको हम लोग ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैं आपको डायग्राम से समझाना चाहता हूं कि क्या होता है। मान लीजिए, देख लीजिए, है ना, कि मैं इसको आपको डायग्राम से समझा देता हूं। एक लाइट सोर्स है हमारे पास, मान लीजिए आपने कैंडल लिया, ठीक है ना, मान लीजिए हमने कैंडल लिया, ओके ओके, दिस इज कैंडल। अभी हर डायरेक्शन में लाइट निकाल रहे हैं, है ना, हर डायरेक्शन में इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, अपने हर डायरेक्शन में लाइट को फेंक रहा है, बाहर फेंक रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन की बात करता हूं, ठीक है, यहां पर इस डायरेक्शन की बात करता हूं, हर डायरेक्शन में निकाल रहा है, मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, मुझे इस तरफ मेजर करना है। तो इस डायरेक्शन में इससे कितनी पावर की लाइट इमिट हो रही है ना, इस डायरेक्शन में, पर यूनिट सॉलिड एंगल, मतलब देखिए मान लीजिए हम एक डायरेक्शन बना लेते हैं, इस डायरेक्शन में, है ना, और ये आपका इस डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं, और दिस इज अ वन स्टेरेडियन, मतलब वन सॉलिड एंगल है, ठीक है, वन स्टेरेडियन है। तो इस डायरेक्शन में इतने एंगल से कितनी पावर की लाइट पास हो रही है, कितनी पावर की लाइट पास हो रही है, दैट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दिख रहा है डायरेक्शन आपको, इस डायरेक्शन में, तो ये वन स्टेरेडियन जो एंगल है, सॉलिड एंगल हम लोग जिससे मेजर करते हैं, तो ये वन स्टेरेडियन एंगल से, मतलब वन सॉलिड एंगल से, है ना, वन स्टेरेडियन यूनिट के सॉलिड एंगल से कितनी पावर की लाइट पास हो रही है, या कितनी पावर की लाइट हमें मिल रही है, दैट इज ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। पावर इमिटेड बाय सोर्स, लाइट सोर्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट सॉलिड एंगल मतलब वन स्टेरेडियन का एंगल होना चाहिए, इससे कितनी पावर की लाइट पास हो रही है, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब आप लोग बोलोगे इसमें पावर्स क्या वॉट में मेजर करते हैं? पावर बच्चों यहां पर वॉट में मेजर नहीं करते हैं, यहां पर जो पावर है ना लाइट की, वॉट में मेजर नहीं करते हैं, जो आपकी एसआई यूनिट है, वॉट होती है ना एसआई यूनिट पावर की, उसमें हम लोग मेजर नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम लोग जब लाइट की पावर है, इमिटेड लाइट की जो पावर है, वो हम लोग ल्यूमेंस में मेजर कर रहे हैं, वन ल्यूमेंस। और वन ल्यूमेंस होता है बच्चों 1 में 683 वॉट, है ना, 683 वॉट ऑफ वेव लाइट, किसकी, लाइट की, उसकी उस लाइट की वेवलेंथ हम लोगों ने फिक्स कर रखी है, ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखना है, 555 नैनोमीटर की लाइट की वेवलेंथ का, 555 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट का 1 में 683 वॉट वन ल्यूमेंस के बराबर होता है। तो हम लोग इस पावर को हम लोग वॉट में मेजर नहीं करते हैं, हम लोग किस में मेजर करते हैं, यहां पर ल्यूमेंस में मेजर करते हैं बच्चों। तो आप लोग बस ये याद रखिए, ल्यूमेंस ये होता है, ठीक है, हम लोग इसको बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग ये सोचोगे कि हम लोग ने 555 नैनोमीटर क्यों लिया बच्चों, ये विजिबल रेंज में बीच में आता है, ठीक है, विजिबल रेंज होती है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सो बीच में आता है ग्रीन कलर, जो कि ह्यूमन आई को मोस्ट सेंसिटिव होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट ये ग्रीन कलर का होता है और ये बहुत सेंसिटिव होता है ह्यूमन आई को, हम लोग ने इसलिए इस वेवलेंथ की लाइट से वन ल्यूमेन को डिफाइन करा है, ठीक है। तो चलिए वापस से रिपीट कर देता हूं लास्ट टाइम कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, कि कितना पावर इमिट हो रहा है लाइट सोर्स में, हर डायरेक्शन में नहीं, सारे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर यूनिट सॉलिड एंगल, मतलब ये एंगल है ना जो वन स्टेरेडियन का, इतने एंगल से कितना लाइट पास हो रहा है, कितने पावर का लाइट पास हो रहा है, वो दैट इज नॉन एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी यूनिट होती है कैंडेला, कैंडेला, ठीक है, ओके, कैंडेला बोलते हैं इसको, ठीक है। तो
तो कैंडल इसकी यूनिट होती है और CD इसका स्मॉल सिंबल होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो वन कैंडल क्या होगा? वन कैंडल क्या होगा? वन ल्यूमेंस पासिंग थ्रू पर यूनिट सॉलिड एंगल, मतलब वन स्टेरेडियन एंगल से वन ल्यूमेंस की जब लाइट पास हो रही है, वन ल्यूमेंस पावर की लाइट पास हो रही है, दैट इज वन कैंडल। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे चैप्टर में और सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में समझेंगे। तो स्टे ट्यून बच्चों और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, सी यू।